हेलो गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल जीएस विद रवि सर में स्वागत है। और मध्यकालीन इतिहास की श्रृंखला में जो लास्ट वंश बचा है जिसका नाम है अराबिडो वंश, और इससे पहले के मैंने तीनों वंश कंप्लीट किए हैं। और उससे पहले की वीडियो में मैंने आपको विजयनगर साम्राज्य के परिचय के बारे में बताया था। तो अभी तक अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे जाके क्रम से वीडियो पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। और विजयनगर साम्राज्य से जुड़े हुए जो भी परीक्षाओं में आने वाले सवाल हैं उनको आप बहुत भली बात तरीके से समझ सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो कमेंट अवश्य करें और वीडियो को पूरा देखा करें। वीडियो का लाभ आपको तभी मिल सकता है जब आप वीडियो के अंत तक रहेंगे और वीडियो को समझेंगे, उसमें दिए गए जो ऑथेंटिक पॉइंट हैं उनको नोट डाउन करेंगे, तभी आपको उस वीडियो का लाभ मिलने वाला है, नहीं तो कोई फायदा नहीं। अगर आप एक अच्छे कंपटीटर हैं तो एक अच्छे कंपटीटर की तरह विधिवत तरीके से तैयारी करें। अब अगर हम लोग बात करें विजयनगर साम्राज्य में अराबिडो वंश के बारे में, तो अराबिडो वंश के विषय में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सदाशिव राय जो था उसका जो संघर्ष था वो बीजापुर के शासकों के साथ था। तो आदिल शाह और सदाशिव राय का जो सेनापति था राम राय, इनके बीच संघर्ष होता है, तालीकोटा का युद्ध, और उसके बाद पूरा विजयनगर साम्राज्य छिन्न भिन्न हो जाता है। तो सदाशिव राय जो होते हैं वह युद्ध हार जाते हैं, राम राय मारा जाता है। राम राय जब मारा जाता है तो सदाशिव राय अपने भाई तिरुमल को लेकर विजयनगर की राजधानी हम्पी से चले जाते हैं। तो ये जाकर एक हम्पी के पास में ही एक जगह पड़ती है पेनुकोंडा। पेनुकोंडा में ये शरण लेते हैं, वहां पर निवास बनाते हैं और वहीं पर अपना जो बचा हुआ विजयनगर साम्राज्य था उसको लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और एक नए वंश की नींव डालते हैं। उस नए वंश का नाम है अराबिडो वंश, और इस वंश की नींव सदाशिव राय का जो भाई था तिरुमल उसने डाली। तो आपसे पूछा जा सकता है अराबिडो वंश का संस्थापक, तो ध्यान रखना तिरुमल और कोई नहीं, सदाशिव राय का भाई था। अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो तिरुमल के विषय में ये कहा जाता है कि जो विजयनगर साम्राज्य खत्म हो चुका था उसको पुनः जीर्णोद्धार करने का प्रयास किया इन्होंने। तो देखो, पतनशील कर्नाटक राज्य का उद्धारक इनको कहा जाता है। इन्होंने अपनी राजधानी पेनुकोंडा में बनाई। पेनुकोंडा जो विजयनगर के बिल्कुल पास पड़ती थी। यहाँ पर मैंने लिखा है बी फॉर विजयनगर, विजयनगर मतलब हम्पी, और उसके नीचे पेनुकोंडा, यहाँ पर इन्होंने अपनी कैपिटल बनाई। तिरुमल के जो 3 पुत्र थे, एक पुत्र का नाम था श्रीरंग और एक पुत्र का नाम था राम, एक पुत्र का नाम था वेंकटपति। तिरुमल पहले ऐसे शासक आपको विजयनगर साम्राज्य में दिखाई देंगे जिन्होंने भाषाई आधार पर इसको अलग अलग हिस्सों में बांटने का प्रयास किया। इधर आप जानते हैं तमिलनाडु में तमिल भाषी, और ऊपर जो आंध्र प्रदेश वाला हिस्सा है उधर तेलुगु भाषी, और इधर केरल वाले हिस्से में आप जानते हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अकॉर्डिंग मलयालम, और इधर कर्नाटक वाला हिस्सा था जहां कन्नड़ भाषा बोली जाती है। तो इन्होंने 3 हिस्सों में बांटा अपने शासनकाल में। तो भाषाई आधार पर आप कमेंट करेंगे, बताएंगे कि भाषाई आधार पर भारत का पहला राज्य जिसे बनाया गया हो। तो कमेंट बॉक्स में, वीडियो अगर आप पूरी देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का जवाब जरूर देना कि भारत का पहला राज्य जिसे भाषाई आधार पर बनाया गया हो। श्रीरंग के बारे में बात करते हैं जो तिरुमल के बाद अगला शासक बना। तो श्रीरंग जो था ये अकबर के समकालीन था, और बीजापुर एवं गोलकुंडा ने इसी के समय आक्रमण कर दिया श्रीरंग फर्स्ट के समय। और उससे क्या हुआ कि जो तिरुमल ने जैसे तैसे विजयनगर साम्राज्य को थोड़ा बहुत बचाया हुआ था उसका भी कुछ हिस्सा बीजापुर और गोलकुंडा ने आक्रमण करके छीन लिया, जिससे सबसे संकुचित, अगर आपसे पूछे साम्राज्य अत्यंत संकुचित हो गया। तो सबसे संकुचित साम्राज्य किसके समय था? श्रीरंग फर्स्ट के समय था। विजयनगर साम्राज्य का सबसे छोटा हिस्सा किसके समय था? तो ध्यान रखना, श्रीरंग फर्स्ट के समय था। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर बात करें
वेंकट द्वितीय जो अगला शासक बनता है श्रीरंग के बाद, ये वेंकटपति, इसी को वेंकट सेकंड कहते हैं। ये श्रीरंग का भाई था, श्रीरंग का भाई था। अराबिडो वंश का ये सबसे महानतम शासकों में इसका नाम आता है। अगर आप अराबिडो वंश में बात करेंगे पर्टिकुलर, तो सबसे महानतम शासक था वेंकट द्वितीय। अच्छा, वेंकट फर्स्ट किसके बेटे का नाम था, ये भी कमेंट बॉक्स में बताना, मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया है। तो अराबिडो वंश का महानतम शासक था जिसने चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया। इसने पेनुकोंडा से अपना मुख्यालय कहां स्थानांतरित कर दिया, इधर चंद्रगिरी की ओर। चंद्रगिरी अपना हेडक्वार्टर बनाया और बाद में इसने फिर पेनुकोंडा में ही, बाद में फिर इसने चंद्रगिरी से पेनुकोंडा अपना मुख्यालय स्थानांतरित कर दिया। 1610 में डचों को इसने पुल्लिकट में कारखाना खोलने की अनुमति दी। तो अब अभी तक आपने पुर्तगालियों का जिक्र देखा था, अब पहली बार डचों का जिक्र देख रहे हैं। तो पुल्लिकट में सबसे पहला जो डचों का कारखाना लगा था उसकी अनुमति किसने दी थी, वेंकट द्वितीय ने दी थी। ये प्रश्न एग्जाम में खूब पूछा जाता है कि डचों की पहली फैक्ट्री कहाँ लगी थी, तो डचों की पहली फैक्ट्री कहाँ लगी थी, पुल्लिकट में। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, डचों की। अच्छा, इसके बाद वेंकट द्वितीय जो था ना, बहुत पहुंचा हुआ शासक था। ये स्पेन का एक शासक था, फिलिप द्वितीय। स्पेन, पुर्तगाल और स्पेन जानते हैं आप। तो स्पेन के एक शासक था फिलिप द्वितीय, उससे इसका सीधा कनेक्शन था, सीधा संबंध था, सीधी बातचीत करता था, ठीक है। अब उस समय व्हाट्सएप, फोन और फेसबुक तो था नहीं, फोन तो था नहीं, कैसे बात करता था, अपने दूत के माध्यम से। इसी के समय राजा अडियार ने, ध्यान रखना ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, राजा अडियार ने मैसूर राज्य की नींव रखी 1612 ईस्वी में। ये बात ध्यान रखना, अडियार, आपको कई जगह ओहार लिखा मिलेगा, ओहार या अडियार। इसने क्या किया था, इसने मैसूर राज्य की नींव 1612 में रखी। ये वही मैसूर राज्य है, ये वही अडियार शासक है जिसके दो सेनापति थे, नंदराज और देवराज। नंदराज ही क्या करेगा, नंदराज की सेना में कौन थे, हैदर अली आगे चलकर इसके शासक बनते हैं। तो अडियार के दो प्रमुख सेनापति थे, नंदराज, देवराज, और नंदराज की सेना में सैनिक के भूमिका में था हैदर अली आगे चलकर इसी मैसूर राज्य का शासक बनेगा। तो मैसूर राज्य की नींव रखने वाला अडियार वंश, जिसे ओहार वंश के नाम से जानते हैं। इसी के समय ध्यान रखना, वेंकट द्वितीय के समय ही बेल्लौर में पुर्तगालियों को चर्च बनाने की अनुमति मिल गई। ये बेल्लौर पड़ता है, बेल्लौर का विद्रोह आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ के सैनिकों ने 1857 से पहले विद्रोह किया था। सबसे पहला अगर हम लोग बात करें विद्रोह, तो वो यहीं से हुआ था। आप लोग इसको आधुनिक भारत में पढ़ते हैं, अंग्रेजों के विरुद्ध। यह चित्रकला का प्रेमी था, यूरोपीय चित्र अत्यधिक पसंद थे। दरअसल दक्षिण भारत में आपको पर्वत बहुत कम दिखते हैं, और जो पर्वत हैं भी वो बहुत कम ऊंचे हैं। अर्थात प्रकृति की जो सुंदरता है, पर्वतों वाली सुंदरता, वो आपको दक्षिण भारत में नहीं देखने को मिलती है। तो यहाँ के राजा भी, यहाँ के लोग भी इस प्रकृति की खूबसूरती से अनभिज्ञ थे। यूरोप में पर्वत होते थे, तो यूरोप के जो चित्रकार थे, जो प्रकृति प्रेमी, ध्यान रखना, यूरोपीय जो चित्रकार थे, यूरोपीय चित्रकार कैसे होते थे, प्रकृति प्रेमी होते थे। और जब प्रकृति के प्रेमी होते थे तो उससे क्या, प्रकृति प्रेमी जो होते थे, प्रकृति प्रेमी, इससे क्या था कि ये बात इनको बड़ी अच्छी लगती थी, प्रकृति प्रेमी होने के कारण जो विजयनगर साम्राज्य के जितने भी शासक हैं वो यूरोपीय चित्रों को ज्यादा महत्व देते थे। इसके बाद वेंकट द्वितीय के बाद कोई पावरफुल शासक रहा नहीं, और धीरे धीरे लगातार विजयनगर साम्राज्य कमजोर होता चला गया। श्रीरंग द्वितीय अगला शासक बना, उसके बाद रामदेव शासक बना, और रामदेव के बाद, ये बाबा रामदेव वाले नहीं है, ठीक है, हाँ, नहीं तो बाबा रामदेव समझ लो। उसके बाद श्रीरंग थर्ड शासक बना, और श्रीरंग थर्ड जो था ये अंतिम शासक माना जाता है अराबिडो वंश का। और इस तरीके से विजयनगर साम्राज्य धीरे धीरे खत्म हो गया, और ये जो बनाया था मैसूर साम्राज्य, मैसूर राज्य का उदय हुआ।
तो इस तरीके से आपका ये अराबिडो वंश भी कंप्लीट हुआ, और इस अराबिडो वंश के बाद ही पूरा आपका विजयनगर साम्राज्य के सारे शासक मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। इसके बाद जो टॉपिक आपका मध्यकालीन इतिहास में बचता है वो बहमनी वंश बचता है। तो अगली वीडियो हम लोग बहमनी वंश के शासकों पर चर्चा करेंगे। बहमनी वंश के जो शासकों पर चर्चा करेंगे बहुत ज्यादा है, लेकिन हम उसको संक्षेप में पढ़ेंगे। जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड है उतना ही पढ़ने का प्रयास करेंगे, और जल्दी से हम लोग मुगल साम्राज्य पर आने वाले हैं बहमनी वंश के बाद। तो अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताएं, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अपनों का खूब ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जिंदाबाद।